हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड में यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है ये देखा था हमने और उनकी क्लासिफिकेशन, और उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी हम दोनों ने देख रखा है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इनेंशियोमेरिज्म, डायस्टीरियोमेरिज्म एंड एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो बिना लेट किए आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि इनेंशियोमेरिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे पॉइंट्स हमारा बोल रहा है कि इनेंशियोमर आर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर बट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड वन अपॉन द अदर। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि दो टर्म पहले तो एक आ रहा है यहाँ पे मिरर इमेज और दूसरा बोल रहा है सुपर इम्पोज्ड। पहले आप इसे क्लियर कर लीजिए कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मिरर इमेज किसे कहते हैं। तो आप मान लीजिए कि कोई हमारा हमने ए ऐसे अल्फ़ाबेट लिया है। ठीक है, अगर इसके बीच में आप यहाँ पे मिरर रखोगे, ठीक है ना, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, तो बिल्कुल इसी की तरह बनेगा, सेम टू सेम ऐसे। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, ये इसका मिरर इमेज हो गया। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड का मतलब हो गया कि अगर आपने कोई दो कंपाउंड लिए हो, मान लीजिए एक ये अलग कंपाउंड था, ये एक अलग कंपाउंड है ना, तो इस कंपाउंड का मिरर इमेज बिल्कुल दूसरे कंपाउंड की तरीके से मैच कर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए ये सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। तो सुपर इम्पोज्ड कैसे आप पता लगाओगे, इसका मतलब जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे आ जाए और दूसरे मॉलिक्यूल्स को ढक दे, ठीक है ना, टोटली ऐसे कवर कर दे, जिससे कि आपका पहला मॉलिक्यूल्स दिखे ना। ठीक है, देखिए इसमें दोनों ही है जो कि आपको दिख नहीं रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो ये देखिए इसका मिरर इमेज भी हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, आपका मिरर है, तो ये हो गया आपका मिरर इमेज, और ये देखिए क्या हो गया, सुपर इम्पोजिबल है। तो आप बोल सकते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल है या जो ये स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं और सुपर इम्पोजिबल भी है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि ठीक है सुपर इम्पोजिबल तो समझ में आ गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है। ठीक है, तो अब एक दूसरा ऐसे स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारा बी है, ठीक है, या ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है। अगर हम इसका मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ठीक है, तो मिरर इमेज ऐसे बन रहा है। ठीक, तो आप बोलोगे कि ए वाला जो है, ये मान लीजिए कि ए स्ट्रक्चर है और ये आपका बी स्ट्रक्चर है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये ए बी जो है ए के मिरर इमेज है। ठीक है, ये इसका मिरर इमेज है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या ए बी पर सुपर इम्पोज भी हो जाएगा, तो आप देखो जब इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने जाओगे, है ना, एज इट इज़ जैसे मिरर इमेज बन रहा है वैसे ही इसके ऊपर ऐसे आप रख दो, तो क्या ये पूरी तरीके से उसको कवर कर ले रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है ना। देखिए कुछ पार्ट्स इधर से दिख रहे हैं इसके, यहाँ से देखेंगे तो दूसरे वाले बी के दिख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये देखो मिरर इमेज तो यहाँ पे ऐसे फॉर्म कर ले रहा है, लेकिन ये क्या है कि सुपर इम्पोजिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये दूसरे को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये सुपर इम्पोजिबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, होप कि आप ये दोनों चीज़ें अच्छे समझ गए होंगे कि मिरर इमेज क्या होता है और सुपर इम्पोजिबल क्या हो गया है। एक बार फिर से यहाँ पे आप देख लो, देखो ए वाला ये इसका मिरर इमेज हो गया, इस बी का ये मिरर इमेज हो गया। अब ये ए देख रहे हो तो इस पर पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, सुपर इम्पोज हो जा रहा है, पूरा का पूरा इसे क्या कर ले रहा है, कवर कर ले रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये जब आप इस पर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बाकी के स्ट्रक्चर्स इसमें दिखने लग रहे हैं, साइड से दिखने लग रहा है। ठीक है, तो आगे का कॉन्सेप्ट अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ऐसे ही देखिए एक हम लोग यहाँ पे कंपाउंड लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या है, तो देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोजन एंड CH3 है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप। अब इसका मिरर इमेज आप फॉर्म करोगे तो देखो OH इधर है, तो मिरर इमेज में OH इस साइड दिखेगा। ठीक है, CH3, ठीक, ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। तो देखो इनेंशियोमर कह क्या रहा था कि इनेंशियोमर ऐसे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, दैट आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के मिरर इमेज तो होंगे
बट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। मतलब अगर आप इस मॉलिक्यूल के इसके ऊपर लाकर ऐसे रखोगे तो देखो सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, है ना, इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो इधर साइड आने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। जस्ट लाइक ये बी वाला जो एग्जाम्पल था कि ये इसका मिरर इमेज तो हो गया, लेकिन अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इनेंशियोमर, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनेंशियोमेरिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स के क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, तो कह रहा है कि इन जनरल इनेंशियोमर हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे कि ये हमारा क्या है, इनेंशियोमर तो है, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है मगर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो सेम रहते हैं, ठीक है ना, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे कि जो बॉइलिंग पॉइंट इस मॉलिक्यूल का होगा वही बॉइलिंग पॉइंट इस मॉलिक्यूल का भी होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट इस मॉलिक्यूल का होगा वही मेल्टिंग पॉइंट इसका भी होगा। तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं दोनों के ही सेम रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनेंशियोमर विल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट द सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इनेंशियोमर कैन हैव सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। जो इनेंशियोमर होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम रखते हैं लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होती है इनकी डिफरेंट होती है। देखिए यहाँ पे ये दोनों जो कंपाउंड है एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। आइबोब्रुफेन का स्ट्रक्चर है ये दोनों। तो आप देख रहे हैं कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर ए की बात करें तो ये साइड इफेक्ट्स देने लग रहा है बॉडी में, ठीक है। जबकि आपका जो बी स्ट्रक्चर है यही जो इसका मिरर इमेज बना रहा है ये आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखा रहा है जो कि एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो आप इतना हमेशा याद रखना कि इनेंशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा लेकिन उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इनेंशियोमर को एक बार शॉर्ट में यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं ना। देखो इनेंशियोमर क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जो इनेंशियोमर के जो दो कंपाउंड होते हैं आपस में मिरर इमेज तो बनाएंगे, ठीक है, मिरर इमेज बनाएंगे, बट कैसा मिरर इमेज रहेगा, तो आप बोलोगे नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। ये सुपर इम्पोजिबल नहीं रहते हैं, ठीक। इनका आप एग्जाम्पल वहाँ से देख लेना। और इनकी मेन एक आपको याद रखनी प्रॉपर्टी क्या है, तो तीन मैंने बताया। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी आप देखोगे तो ये सेम रहता है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, जैसे कि सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मगर इनका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अब आप देखोगे, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जब आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक तीसरा था आपका पॉइंट कि जो इनेंशियोमर के दो इमेज फॉर्म हो रहे हैं ना, इमेज फर्स्ट जो है और इमेज सेकेंड जो है ये दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। इनका डायरेक्शन हो सकता है क्लॉकवाइज हो और इसका डायरेक्शन हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है। तो ये इतना ही आपको याद रखना है। ये अक्सर करके दो नंबर के डेफिनेशन वगैरह में आ जाता है, ठीक है। एक साथ ढेर सारे दे सकते हैं उसमें डेफिनेशन लिखने के लिए अलग अलग चीज़ों का, लाइक इनेंशियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमेरिज्म के बारे में, ऐसे करके आपको अलग अलग दे देते हैं डेफिनेशन के लिए, ठीक है। तो इन्हें इतना चीज़ आप अगर याद रखे हो तो आप कर ले जाओगे, विद एग्जाम्पल आप याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायस्टेरियोमेरिज्म। डायस्टेरियोमेरिज्म में क्या होता है, तो देखिए कह रहा है Diastereomerism are a pair of molecules that are non-mirror image of each other and also non-superimposable one upon the other। देखिए इसमें क्या होगा कि ना तो ये मिरर इमेज ही फॉर्म करेंगे और ना ही ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप देखो कि यहाँ पे देखो कि ये एक हमारा कंपाउंड ए था, ठीक है। अब हम इसका सोचे मिरर इमेज बनाए तो इसका मिरर इमेज नहीं बन पा रहा है ना। इसका मिरर इमेज बनता तो क्या होता, यहाँ पे आप देख लो हाइड्रोक्सी ग्रुप यदि यहाँ है तो मिरर इमेज में हाइड्रोक्सी ग्रुप ही यहीं पे दिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज़ रह गया, कोई इमेज में चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, अब चूंकि ये नहीं इसका मिरर इमेज है और आप जब इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर ऐसे रखोगे ना तो भी ये इसके ऊपर क्या नहीं हो पाएगा,
सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, मतलब इसका मिरर इमेज ही जब नहीं बन पाया तो मिरर इमेज इसको सुपर इम्पोज करेगा कैसे, ठीक है। तो डायस्टीरियोमेरिज्म में आपको 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि ना ही ये मिरर इमेज फॉर्म करेगा, है ना, मिरर इमेज भी फॉर्म नहीं करेगा, और दूसरा सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऊपर हम लोग देखें कि जो ए और बी थे वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं थे, इसलिए दे आर आल्सो नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसलिए वो दोनों आपस में सुपर इम्पोजिबल भी नहीं थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डायोस्टीरियोमेरिज्म। तो पहला बोल रहा है दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा। अभी हमने इनेंशियोमर में देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो थे वो सेम थे, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, चूँकि ना ये जब ये मिरर इमेज ही नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जा रहा है, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दे हैव 2 और मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर। इनके पास 2 या 2 से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर हो सकता है। स्टीरियो सेंटर का मतलब इसका कहना है कि ये जो देखिए कार्बन है ना, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है ना। आप नॉर्मली अगर देखोगे, अगर कायरल कंपाउंड की केवल बात करोगे तो क्या होता है, कार्बन पे 4 डिफरेंट एटम लग जाएं, ए बी सी डी, तो आप इसे कायरल कहते हो, जिसमें कि एक ही देखो यहाँ पे सेंटर है ना। तो स्टीरियो सेंटर का मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर, मतलब कार्बन जो है अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दे कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव इन नेचर। अच्छा, ये चाहे तो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव को तो आप समझ ही रहे होंगे, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसे ये रोटेट कर भी सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और या फिर ये नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं या इनएक्टिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दे कैन बी सेपरेटेड ईजिली बाई क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स। ये जो कंपाउंड्स हैं जो आपस में मतलब डायस्टीरियोमेरिज्म है, जो कि न ही एक दूसरे के मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, न ही सुपर इम्पोजिबल रहते हैं, इन्हें हम ये सारे टेक्निक्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। डायस्टीरियोमेरिज्म को हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, डायस्टीरियोमेरिज्म, ओके, क्या होता है डायस्टीरियोमेरिज्म। तो हम बोले हैं कि ऐसे दो कंपाउंड जो कि ना तो मिरर इमेज फॉर्म करेंगे, ना ही मिरर इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, और ना ही नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, मतलब कि एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हो गए और इस प्रोसेस को बोलेंगे डायस्टीरियोमेरिज्म। अब यहाँ पे हमें इनके प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। 2-3 प्रॉपर्टी आप याद रखना, 2-2 नंबर के डेफिनेशन में आते हैं, बार बार बोल रही हूँ, आप अच्छे से लिख लो जाओगे, ठीक है। तो पहले तो 2 पॉइंट आपको यहाँ यही मिल गया। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जब दोनों ही बिल्कुल अलग हो गए तो ना ही इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और ना ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था कि इनके पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 मतलब, ठीक है, मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर होते हैं, स्टीरियो सेंटर होते हैं। नेक्स्ट कह रहा था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन्हें हम लोग कुछ टेक्निक के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं ना, टेक्निक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग टेक्निक्स थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ठीक है, और भी थे, क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। तो इन सारे टेक्निक से आप इन्हें सेपरेट भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा इन्हें याद रखना है, ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में इसे आप याद रखोगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से मतलब रेडी हो जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यदि आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलोगे ना तो बिल्कुल क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीजो कंपाउंड एंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे मीजो कंपाउंड और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को पढ़ेंगे, लेकिन मीजो कंपाउंड से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तभी हम मीजो कंपाउंड को समझ पाएंगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है एन इमेजिनरी प्लेन पॉइंट और एक्सिस
अबाउट विच मॉलिक्यूल सो और डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स फ्रॉम एनी प्लेन कॉल्ड सिमेट्रिकल कंपाउंड। देखो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो देखो सिमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में, है ना, कि देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, या ले लो चलो कुछ भी आप ले लो, लाइक देखो एक ह्यूमन बॉडी मान लो ऐसे है, ठीक है, तो 2 हाथ 2 पैर, है ना। तो सिमेट्री क्या होता है कि अगर आप किसी एक प्लेन से इन्हें ऐसे डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि जस्ट हाफ इधर आ रहा है, जस्ट हाफ इधर आ रहा है ना। तो खैर इसे तो हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ कह रहा है सिमेट्री, कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, एक प्लेन या किसी एक्सिस के थ्रू जब डिवाइड करो तो क्या हो, बिल्कुल सेम हाफ में डिवाइड हो जाए। लाइक अगर मैं बोलूँ कि चलो एक हमारे पास बॉल है या कोई सर्कल है ना, तो इसका देखो इसके सेंटर से अगर आप यहाँ से ऐसे करो, चाहे इसके सेंटर से ऐसे पास कर लो, इसके सेंटर से यहाँ से पास करो, तो ये बिल्कुल हाफ हाफ इमेजेस बनाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिमेट्री, ठीक है। ये किसी प्लेन के थ्रू जा सकता है, किसी एक्सिस के थ्रू जा सकता है, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे समझना है कि सिमेट्री क्या होता है। तो इतना आप जान लोगे कि सिमेट्री इसी को कह रहा है जिससे ये बिल्कुल हाफ इक्वल हाफ यदि बना रहा है तो वो आपका सिमेट्रिकल आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिफिनीशन भी वही कह रहा है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन रहेगा, है ना, अब आप ब्लेड से तो काट नहीं रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, वो आपके एक्सिस से पास कर सकता है, किसी प्लेन के थ्रू पास कर सकता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स को कैसे डिवाइड करेगा, तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच पे हम यहाँ पे मान लो ABC ऐसे ले रहे हैं, और यहाँ पे भी सेम ACB ले लिए, ठीक है। अब जब यहाँ से आप एक इमेजिनरी लाइन देखो ऐसे ड्रॉ करोगे, है ना, ये जो इमेजिनरी लाइन जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, देखो बिल्कुल सेम हाफ इसका दे दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो प्लेन ऑफ सिमेट्री से पास करेंगे, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या हो रहा है कि ये एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन के थ्रू पास हो रहा है, तो इसे आप बोल सकते हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल से समझ लो कि कोई भी कंपाउंड है, यदि कोई इमेजिनरी लाइन उसको सेम इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का सिमेट्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि देयर आर टोटल 5 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, टोटल 5 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड फिफ्थ द आइडेंटिटी, जिसे कि ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मेन आपका इम्पॉर्टेंट जो है ये प्लेन ऑफ सेंटर है, ठीक, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। यही दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 को एक्सप्लेन किया है, बाकी 2 आपको अगर ज़्यादा डिटेल में देखना होगा तो आप उसे गूगल से देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इन तीनों को आज एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कह रहा है, अ प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा लाइन विच डिवाइड एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड बोल देना, ठीक है। चूँकि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, विच डिवाइड एंड कंपाउंड इनटू 2 इक्वल सिमेट्रिकल हाफ, ठीक है ना। सिमेट्रिकल रहना चाहिए, इक्वल तो कर सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे Br की जगह मान लो यहाँ क्लोरीन रहता तो ये क्या सेम सिमेट्रिकल ना कहलाता, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल हाफ में यदि उसको डिवाइड कर दे रहा है तो आप बोलोगे कि इस लाइन को आप क्या बोलोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यही होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कि देखिए एक कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन हो गया, तो अब ऊपर CH3 है, CH3H है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी बोरॉन, यहाँ पे भी, ठीक है, सॉरी ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ठीक, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप। तो ये जब एक सिमेट्री, एक प्लेन इससे पास हुआ तो ये क्या कर दिया, 2 आइडेंटिकल हाफ में इसको डिवाइड कर दिया, इसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। गलती से मिस्टेक हो जाता है, सबसे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो कह रहा है कि इट इज़ अ पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच लाइन्स ड्रॉ टू अपोजिट डायरेक्शन मीट सिमिलर पॉइंट एट एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। थोड़ा लंबा चौड़ा लाइन है लेकिन ये बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे आप इससे समझो, इमेज से, ठीक हो। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इट इज़ अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये इतना बड़ा हमारा मॉलिक्यूल है, इसके बीच में यही हमारा पॉइंट है। अब क्या कर रहा है कि फ्रॉम विच लाइन ड्रॉ टू अपोजिट डायरेक्शन, अगर इसके थ्रू आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, और ऐसा ड्रॉ कर रहे हो कि अगर इस मॉलिक्यूल से
ठीक है। अगर आप यहाँ से लेके जा रहे हो तो इसके अपोजिट तक जाओ, सेंटर के अगर यहाँ तक आए तो इसके अपोजिट भी ड्रॉ करो, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे तो क्या कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन मीट सिमिलर पॉइंट एट एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा, बिल्कुल सेम और अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक लाइन मिलेगा। यही लाइन आपको क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है। अब आप यहाँ से देखो कि इस सेंटर से जब आप ये लाइन ड्रॉ करें है ना, तो यहाँ पे देखो, अब इस लाइन को आप ध्यान में रखो, तो इसके इधर क्या क्या है, CH है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या पाए, CH पा लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो C के ऊपर CH3H लगा हुआ है, सेम यहाँ पे भी हाफ में आपका C के ऊपर H और CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब जब भी आप इस सेंटर वाले पॉइंट से कोई भी अपोजिट और इक्वल आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस सेंटर से पास होते हुए, तो ये अपोजिट साइड में अपने बिल्कुल सेम इमेज फॉर्म करेगा। तो इसी को आप बोलोगे, अब इस सिमेट्री को आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आपने जो लाइन अब ये पास किया है किससे किया है, एक सेंटर से पास किया है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे आप कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री में इधर CH3 आ जा रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ जा रहा है, COH है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आपका क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री ही काम कर रहा है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू कि इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है आपका तीसरा स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो कह रहा है कि द मॉलिक्यूल इज रोटेटेड अलोंग एन एक्सिस सच दैट आफ्टर द रोटेशन इज परफॉर्म द मॉलिक्यूल possesses a configuration which is indistinguishable from that of the original। मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपका जो पहला, मान लीजिए ये वाला देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका A मॉलिक्यूल था, है ना। अब आप इसको एक एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हो, ठीक है, एक एक्सिस के थ्रू क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। तो इसमें आप देखो जब 120 डिग्री इसको आप रोटेट किए, फिर भी ये यहाँ पे देखो फ्लोरीन लगा हुआ है ना, लेकिन क्या ये आपको कहीं से भी देखो, ऐसे भी देखोगे तो ये आइडेंटिकली बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, इसमें कोई आप डिफरेंस नहीं देख सकते। ये तो मैंने आपको हाईलाइट किया कि 120 डिग्री रोटेट करने पे जो यहाँ वाला था वो एटम यहाँ पे आ गया, फिर 120 आप रोटेट करें तो जो यहाँ पे था वो अब यहाँ पे रोटेट होके आ गया। अगर मैं इसे हाईलाइट ना करती तो आप खुद ही ना समझ पाते कि ये रोटेट हो भी रहा है या नहीं रोटेट हो पा रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि जिसको हम डिस्टिंग्विश ना कर सके कि वो रोटेट कर रहा है तो भी उसमें एटम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे सिमेट्री को कैसे बोलते हो, तो कहते हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम अपने टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हैं। आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए स्टूडेंट्स, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।